हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम समझेंगे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है, मतलब कि आईएसए क्या होता है, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास इसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको भी अब डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सिंपल टर्म में समझे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है, बेसिकली ये एक इंटरफेस होता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को देते हैं तो प्रोसेसर उसको डायरेक्टली नहीं समझ पाता। उस केस में आईएसए उसको हेल्प करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए एंड उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आईएसए प्रोसेसर को एक इंस्ट्रक्शन समझने में हेल्प कैसे करेगा, वो उसको क्या बताएगा कि उसका क्या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, क्या एड्रेसिंग मोड्स है एंड कौन सी मेमोरी या रजिस्टर का यूसेज है, मतलब कि कौन सा कितना यूज हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर प्रोसेसर को देता है कोई भी इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो बेसिकली इसके अंदर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हमने कैसे लिखी हुई है। मतलब कि कोई भी जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखी हुई है वो 1 एड्रेस है, 0 एड्रेस है, 2 एड्रेस है, 3 एड्रेस है। इनका मतलब क्या होता है, जैसे कि 0 एड्रेस है तो स्टैक बेस होगी, 1 एड्रेस है तो एक्यूमुलेटर बेस होगी। इनको हम आने वाली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को भी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी। एड्रेसिंग मोड बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ऑपरेंड को हम कैसे फैच करेंगे, वो हमको बताता है एड्रेसिंग मोड। मतलब कि ये हमें साथ साथ में ये भी बताएगा कि हमारा जो ऑपरेंड है वो मेमोरी में प्रेजेंट है, रजिस्टर में प्रेजेंट है। अगर मेमोरी में प्रेजेंट है तो उसका क्या एड्रेस है, रजिस्टर में प्रेजेंट है तो उसका क्या एड्रेस है। ये सारों के बारे में हमको कौन बताता है, एड्रेसिंग मोड बताता है। ये भी काफी टाइप्स के होते हैं, इनको भी आने वाली वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्लियर होगा कि बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट रजिस्टर होता क्या है। ये एक बेसिकली क्या होगा, इंटरफेस होगा बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, और ये प्रोसेसर को कोई भी इंस्ट्रक्शन को समझने में एंड एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं कि आईएसए के फंक्शंस क्या होते हैं। आईएसए के बिना ना ही हम कोई सॉफ्टवेयर प्रॉपरली लिख सकते हैं एंड ना ही किसी भी हार्डवेयर को हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि आईएएस हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम इसके मेजर फंक्शंस को समझते हैं कि किस तरह हमारे पास आईएएस से काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, प्रोवाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोग्रामर। जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको डायरेक्टली मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अब उस मशीन इंस्ट्रक्शन में जो कन्वर्ट होता है वो इंस्ट्रक्शन आईएसए के सारे रूल्स को फॉलो करेगा। मतलब कि अगर हमने सपोज करो एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है हमने हमारे कोड में A = B+C, तो अब उसको वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ऐड इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, एंश्योर कंपैटिबिलिटी बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एक सिंपल टर्म में समझ सकते हो कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना। मतलब कि अगर हमने सॉफ्टवेयर एक आईएसए के लिए लिखा गया है तो वो उसी हार्डवेयर पे चलेगा जो सेम आईएसए को फॉलो करता होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, हेल्प कंपाइलर एंड ओएस जनरेट मशीन कोड। ठीक है, मतलब कि आईएसए के जो रूल्स होते हैं उनके थ्रू उन रूल्स को फॉलो करके हम मशीन इंस्ट्रक्शन को, मशीन कोड को जनरेट कर सकते हैं। और ये जो रूल्स होते हैं वो कंपाइलर एंड ओएस को हेल्प करता है उस मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। फोर्थ पॉइंट आता है, अलाउज हार्डवेयर डिजाइनर टू स्टैंडर्डाइज सीपीयू बिहेवियर। ये आईएसए क्या करता है, एक स्टैंडर्ड बनाता है किसी भी हार्डवेयर को डिजाइन करने के लिए, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी सीपीयू किस तरह से बिहेव करेगा। तो एक सिंपल टर्म में क्या हो गया इसका मतलब, आईएसए एक गाइडलाइन है जो दोनों साइड फॉलो होती है, मतलब कि प्रोग्रामर साइड भी एंड हार्डवेयर साइड भी, ताकि वो लोग प्रॉपरली काम कर सके। ठीक है, इतना क्लियर है। अब डिटेल में समझती है कि आईएसए की कैसे काम करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। अब आप सोचो, आपने एक प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज में, आपको क्या लगता है सीपीयू डायरेक्टली सी समझ लेगा? बिल्कुल भी नहीं। सीपीयू कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। और मशीन लैंग्वेज कौन से फॉर्म में होती है, 0 एंड 1 के फॉर्म में होती है। लेकिन हमने उसको प्रोग्राम किस में दिया,
एक इंग्लिश फॉर्म में दिया जिसमें हमने काफ़ी सारे सिंटेक्स को यूज़ करा हुआ है। तो उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है और ये ट्रांसलेटर हमारे पास कौन-सा होगा, या तो कंपाइलर या ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे प्रोग्राम को मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। लेकिन अब इसमें एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि ठीक है, कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन हर प्रोसेसर अपनी एक अलग लैंग्वेज को यूज़ करता है। मतलब कि इंटेल जो प्रोसेसर है वो अलग इंस्ट्रक्शन को समझता है, एआरएम है वो अलग इंस्ट्रक्शन को समझता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो अब आप डायग्राम में देखिए, सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स हो गए, कोई भी गेम्स हो गया, कोई भी प्रोग्राम्स हो गए हमारे पास। ये कंपाइलर के थ्रू नीचे की तरफ इंस्ट्रक्शन में चेंज हो रहा है। फिर बीच में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं आईएसए, जो डिफाइन करेगा कि सीपीयू को हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी और समझानी है। और अब सबसे नीचे हमारे पास कौन सी लेयर आई, हार्डवेयर लेयर, जिसके अंदर हमारे पास सीपीयूज, मेमोरी, आईओ डिवाइस, ये सब इंक्लूडेड होता है। ठीक है, मतलब इतना क्लियर है कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब एप्लीकेशन लेयर में हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा, तो वो सबसे पहले मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होता है। अब वो मशीन इंस्ट्रक्शन भी कौन से फॉर्म में होगी, जोन से प्रोसेसर में हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि मशीन डिपेंडेंट फॉर्म में। फिर आईएसए उसको क्या बताएगा, सीपीयू को, कि कोई भी इंस्ट्रक्शन कैसे लिखी गई है और कैसे उसको समझना है, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस इंस्ट्रक्शन के बारे में वो सीपीयू को देता है। तो इसको हम एक लाइन में कैसे याद रखेंगे, आईएसए एक ब्रिज है जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को जोड़ के रखता है। अगर आईएसए ना हो तो दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल होती है। आईएसए ब्रिज का तो काम करता ही है और साथ में हमें ये बताता है कि सीपीयू किसी भी काम को कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, जैसे कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। हर इंस्ट्रक्शन को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या होता है। ये सीपीयू का एकदम बेसिक जो काम होता है वो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में आता है। मतलब कि डेटा को एक जगह से उठाना और दूसरी जगह को हमें पुट करना। जैसे कि हमें लोड करना है, लोड हम किसके लिए यूज करते हैं, मेमोरी से डेटा को लाना है। ठीक है, स्टोर इंस्ट्रक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, डेटा को मेमोरी में रखना है। एंड मूव, रजिस्टर के बीच डेटा को अगर हमें ट्रांसफर करना है तो मूव इंस्ट्रक्शन का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि हम कैसे इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। जैसे कि हमने लिखा लोड R1 कोमा 1000। इसका मतलब क्या हुआ, मेमोरी लोकेशन 1000 का डेटा हमें रजिस्टर R1 में पुट करना है। ठीक है, अगर हमने ये लिखा मूव R1 कोमा R2, इसका मतलब क्या हुआ, रजिस्टर R2 का डेटा हमें R1 में कॉपी करना है। अगर हमने लिखा स्टोर R1 कोमा 2000, इसका मतलब क्या हुआ, R1 का डेटा मेमोरी लोकेशन 2000 में स्टोर कर दो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे कि ऐड, सब, मल, डिव्ड, ये हमारे पास क्या होती है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं। हमने लिखा ऐड R1 कोमा R2 कोमा R3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, R2 एंड R3 को ऐड कर दो और उसका रिजल्ट R1 में स्टोर कर दो। ठीक है, ये तो हुआ एडिशन। सब्ट्रैक्शन में हम इसको कैसे यूज करेंगे, सब R1 कोमा R2 कोमा R3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, R2 माइनस R3 कर दो और उसका रिजल्ट R1 में स्टोर कर दो। ठीक है, ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल R1 कोमा R2 कोमा R3। तो इसका मतलब क्या हुआ, R2 इंटू R3 कर दो और उसका रिजल्ट R1 में स्टोर कर दो। इसमें और भी आते हैं, जैसे कि इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट आपको पता होगा क्या होता है, +1 करना। ठीक है, किसी भी वैल्यू में +1 करना। अब इंक्रीमेंट का हम कैसे यूज करते हैं, INC लिखेंगे और R1 जैसा हमने दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 की जो वैल्यू है उसमें +1 कर दो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या होता है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए, जैसे कि एंड, और, नॉट, कंपेयर, एक्सॉर, ये हमारे पास क्या होता है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं।
ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे लिखेंगे। एंड R1 कॉमा R2 कॉमा R3, इसका मतलब क्या हुआ, R2 एंड R3 को हम एंड कर देंगे और उसका रिजल्ट हम R1 में स्टोर कर देंगे। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। और कैसे करेंगे, और R1 कॉमा R2 कॉमा R3, तो R2 R3 का और कर दो और उसका रिजल्ट R1 में स्टोर कर दो। नोट करने तो हम क्या यूज करते हैं, नोट हमने हमेशा समझा हुआ है कि एक ही हम ऑपरेंड पे यूज करते हैं, दैट इज R2 पे अगर हमने यूज करना है और उसका रिजल्ट हम R1 में स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, नॉट R1 कॉमा R2। इसका मतलब क्या हुआ, R2 का नोट कर दो और उसका रिजल्ट R1 में स्टोर कर दो। ठीक है, अब हमें जैसे कंपैरिजन करना है दो ऑपरेंड के बीच में, तो हम कैसे करेंगे, CMP R1 कॉमा R2। इसका मतलब क्या हुआ, R1 एंड R2 को कंपेयर कर दो। अब इस केस में जो आउटपुट होगा वो हमारे पास रजिस्टर में नहीं आता है, उस केस में हमारे पास फ्लैग सेट होगा। अगर दोनों सेम है तो उस हिसाब से हमें रिजल्ट वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेगा, जैसे कि जंप हो गया, कॉल हो गया, रिटर्न, होल्ड, ये हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती है। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे। अगर हमें प्रोग्राम काउंटर को 500 लोकेशन पे लेके जाना है तो उस केस में हमें जंप करवाना पड़ेगा, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, JMP 500। इसका मतलब क्या हो, प्रोग्राम काउंटर को 500 सेट कर दो। ठीक है, इतना क्लियर है। एक और लास्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन आती है, दैट इज इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास कब यूज होगी, जब हमें कम्युनिकेशन करनी है बिटवीन द CPU एंड द एक्सटर्नल डिवाइस, जैसे कि इन या आउट, ये दो टाइप के हमारे पास इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं। IN हम कब यूज करते हैं, जब CPU को कीबोर्ड से इनपुट लेना होता है, और अगर जब हमें कोई भी डिस्प्ले करवाना है डेटा को तो हम आउट का यूज करते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, IN R1 कोमा 20, इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट आउटपुट पोर्ट 20 से डेटा लो और उसको R1 में स्टोर कर दो। और जैसे मैंने लिखा आउटपुट 21 कोमा R1, इसका मतलब क्या हुआ, R1 का डेटा इनपुट आउटपुट पोर्ट 21 पे भेज दो। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने समझा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या था, एक ब्रिज होता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, और साथ ही साथ किसी भी इंस्ट्रक्शन को CPU को समझने में एंड एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने क्या समझे, जैसे कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जब भी हमें कोई डेटा को मूव करवाना है। ठीक है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, कोई भी हमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, जब भी हमें कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जब हमें कोई भी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना है। एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, जब हमें CPU को एंड एक्सटर्नल डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करवाना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PG स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।